ठीक है। हाँ देखिए, लाइट इस पे गिराई, यहां वैक्यूम रखा, यहां पे लाइट गिरी, ये हमारा कैथोड है, फोटो सेंसिटिव प्लेट, वर्क फंक्शन 5, HF की वैल्यू 5 से बड़ी, ठीक है। ये ऐसा आया, यहां एमीटर, एमीटर ने डिफ्लेक्शन देना है। अब ये एक्सपेरिमेंट किया कि इस प्लेट पे हमने लाइट फेंकी, लाइट फेंकी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले और इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे नहीं, एमीटर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिखेंगे इसलिए नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी यहां वैक्यूम क्रिएट कर चुके हैं। यहां एयर होती तो एयर से टकराते, एयर ग्लो करती, दिखते, लेकिन हमारा काम था करंट बनाना, यहां करंट लाना। हमने यहां वैक्यूम इसलिए बनाया सो दैट वहां कॉलिजन ना हो। हम चाह रहे थे यहां से करंट वापस आ जाए, तो यहां हमने करंट चेक किया, लाइट डाली, ये सब। अब इसमें कुछ चीजें मिली। पहला कॉन्सेप्ट ये कि करंट was not observed if frequency is less than, ठीक है, 5/h, कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी उससे नीचे करंट नहीं मिला। अगला क्या था इसमें कॉन्सेप्ट, दिक्कत क्या थी? पहला प्रॉब्लम ये। दूसरा, टाइम डिले बिटवीन लाइट इंसिडेंट and emitter deflection was 0, और तीसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले ये समझिए कि हमें ये पता नहीं है कुछ कि HF माइनस 5 काइनेटिक एनर्जी थी, फिर ये सब, मतलब हमें कुछ ही नहीं पता। बस ये समझिए इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बदल के देखी, इंटेंसिटी बदल के देखी, तो इन्होंने इंटेंसिटी बदली और करंट चेक किया, ग्राफ बना ऐसा। ये दोनों थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहा है। समझाता हूं, पार्टिकल थ्योरी तो अभी है ही नहीं, वैसे वेव थ्योरी थी। वेव थ्योरी में क्या है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा एनर्जी, और जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पे गिरेंगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। मतलब क्या था, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे जो बाहर निकलना चाह रहे थे, लेकिन उनको एनर्जी चाहिए, हमने लाइट के फॉर्म में एनर्जी दी। और आप लाइट जितनी तेज करोगे, उतनी ज्यादा एनर्जी दोगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। पक्का समझ में आया? तो ये वाला तो लाइट वेव थ्योरी ने पास कर दिया कि सही है। लेकिन इसमें जब दूसरा निकाला गया कि F अगर F0 से छोटा है तो नो करेंट वॉज ऑब्जर्व्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी। अब ये बड़ी समस्या वाली बात थी। दरअसल क्या था कि वेव थ्योरी ने यह कहा था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं था। वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे था, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एज पर वेव थ्योरी। मतलब फ्रीक्वेंसी का तो रोल ही नहीं है। जब फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं है तो यहां कहां से आ गया? मतलब आप लो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट भी तेज जला सकते हो, क्योंकि कोई ऐसा थोड़ी है कि रेड और येलो में येलो की फ्रीक्वेंसी आई है तो येलो ही तेज जलेगा। रेड लाइट भी तो तेज हो सकती है। पक्का समझ गया ना कि लाइट तेज फेंकना वो फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, वो तो हम जितना एम्पलीट्यूड देंगे। जैसे साउंड लो फ्रीक्वेंसी वाला भी तेज प्ले किया जा सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला भी तेज हो सकता है, वो तो एम्पलीट्यूड चाहिए जिसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा हो। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं था। तो ये सबसे बड़ी समस्या कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद हम बहुत ही तेज लाइट डाल रहे हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे। एनर्जी तो हम दे रहे हैं, बाकायदा सबको दे रहे हैं और बहुत दे रहे हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया कि मान लो फ्रीक्वेंसी F0 से बड़ा लिया और एक F0 से छोटा लिया, इस पे करंट अच्छा खासा था और इस पे करंट 0 है, भले चाहे यहां इंटेंसिटी आई और यहां 1000 आई है। मतलब इंटेंसिटी कितने भी बढ़ाने के बावजूद करंट नहीं जा रहा है। जबकि वेव थ्योरी तो कह रही है साउंड की तरह
आप जितनी इंटेंसिटी उतना ज्यादा पावर मिलेगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, भाग जाएंगे। मतलब समझ गए? इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ करंट बढ़ना तो दूर आया ही नहीं, और कितनी भी बढ़ाते गए कभी नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा डाउट वेव थ्योरी में कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और तीसरा और भी बड़ी समस्या, टाइम डिले प्रॉब्लम। ये टाइम डिले क्या है देखिएगा, हमने ये लाइट डाली, तुरंत गैल्वोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। हमने जो ही लाइट डाली गैल्वोमीटर में तुरंत डिफ्लेक्शन आ गया। मतलब टाइम डिले वॉज 0 इवन इफ इंटेंसिटी वॉज रिड्यूस टू 0। अब देखिए वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रही है, साउंड की तरह लाइट कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रही है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन की। अगर आप ज्यादा लाइट डालोगे तो वो जल्दी ले लेगा एनर्जी। आप लाइट काफी कम कर दोगे तो आराम आराम से लाइट गिरेगी, कुछ टाइम लगेगा उसको उतनी एनर्जी इकट्ठी करने के लिए, फिर बाहर निकलेगा। लेकिन इसमें यह देखा कि ये टाइम तो 0 ही था। हां, इंटेंसिटी गिराने पे करंट कम हो गया था। पहले डिफ्लेक्शन इतना था, इंटेंसिटी कम की, डिफ्लेक्शन इतना, और कम की, और इतना। लेकिन ये डिफ्लेक्शन तुरंत आ गया। जबकि लग ऐसा रहा था यहां से लाइट गिरती, ये एब्जॉर्ब करता लाइट को, कुछ देर बाद लाइट एब्जॉर्ब होती, फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते। जैसे हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो आप लाइट डालते रहते हो या एनर्जी डालते रहते हो, कुछ देर बाद गर्म होगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इकट्ठी होती, फिर वो बाहर निकलते। ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक और दिक्कत ये आ गई, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर ये बैटरी उल्टी लगा दी जाए और तब ग्राफ जो बनाए तो ये कुछ ऐसा था इंटेंसिटी I1 पे, ये उल्टी बैटरी लगाई -V की और करंट खत्म हो गया। इंटेंसिटी हमने कई गुनी कर दी, I2 काफी ज्यादा, करंट काफी बड़ा, लेकिन फिर से उतने ही वोल्टेज पे करंट खत्म हो गया। जबकि लग क्या रहा था कि आप इंटेंसिटी ज्यादा करोगे, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये फील आया क्या कह रहा हूं कि ज्यादा लाइट फेंकते, तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलते, रोकना मुश्किल हो जाता। ये बैटरी उसको रोकती, तो बड़ी बैटरी की जरूरत पड़ती रोकने के लिए। लेकिन दिक्कत यह हुई कि रोकने के लिए उतनी ही बैटरी से काम चल गया, और यह सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फंक्शन आया। तो फिर से वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मतलब वेव थ्योरी गलत नहीं हुई है, यहां वेव थ्योरी गलत नहीं है, आज भी वेव थ्योरी सही है। बस यह है कि वेव थ्योरी पूरी सही है, इसको मॉडिफाई कर दिया कि जब एनर्जी ट्रांसफर करने की बारी आती है तो यह पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। बाकी समय वेव है, जब एनर्जी ट्रांसफर होगी इट विल बी ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ क्वांटा पैकेट्स। और ये ऐसा नहीं हुआ है कि अकेले एक साइंटिस्ट ने ये पता कर लिया था, सब पैरेलली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। प्लैंक ने अलग कह दिया था कि मैं देख रहा हूं एनर्जी हमेशा पैकेट में ट्रांसफर हो रही है। उसी समय प्लैंक ने भी ये कहा था कि एनर्जी पैकेट्स में ट्रांसफर होती है, HF। लेकिन वो पता नहीं था ये पैकेट काय के। इसमें भी लग रहा था कि ये कुछ पैकेट में ही ट्रांसफर हो रही है, लेकिन ये पैकेट के नाम पता नहीं थे। अब इस पूरी थ्योरी को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने सभी को कंबाइन करके रिजल्ट बता दिया। और कमाल की बात है, उस समय आइंस्टाइन सिर्फ 25 साल के थे। अब जरा हम कॉमन सेंस वाली लाइफ में इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। देखो ये एक्सपेरिमेंट सिंपली क्या है कि आप ये समझिए कि देखिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये टर्म है, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, उतनी एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब आप समझिए कि जैसे मान लीजिए आप सब इलेक्ट्रॉन्स हो, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं आप, है ना। अब एनर्जी मान लीजिए आप समझिए ऊपर से पानी गिर रहा है और पानी आपकी मुंडी पे गिर रहा है और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट हो जाएगा तो आप निकल लोगे, कह रहे अच्छा मौसम है निकल लो। अब तो कुछ ऐसा है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा, आपके सिर पे गिर जाएगा, तो फिर आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी कि आप ये रूम से बाहर निकल सको, ठीक है। अब जरा सोचिए कि रेन कंटिन्यूअस हो रही है,
ठीक है, सबकी मुंडी पे गिर रही है, सभी के निकलने के चांसेस बराबर है। आया समझ में? अब अगर मैं रेन तेज कर दूं, काफी जल्दी जल्दी रेन गिरे, तेजी से गिरे, तो जल्दी निकलोगे। लेकिन रेन काफी स्लो हो रही है, तो आपकी मुंडी पे जो कटोरा है वो भरने में टाइम लगेगा। समझ गए? तो फिर देर से एक्टिवेट होगे, देर से निकलोगे। यार है समझ में? मतलब यहां क्या हो रहा है, रेन कंटिन्यूअस एनर्जी ट्रांसफर कर रही है एक तरह से, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर मैं इंटेंसिटी कम करूं तो टाइम लगेगा। दूसरा, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं है, कभी ना कभी तो कटोरा भरेगा, ठीक है, जल्दी भरेगा, कभी देर से भरेगा। समझ गए? लेकिन रेन को थोड़ी मतलब आप किस साइज का कटोरा रखे हो, कंटिन्यूअस रेन हो रही है तो भरेगा जरूर, तो कभी ना कभी आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। लेकिन हुआ सब उल्टे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद बारिश कितनी भी तेज क्यों ना हुई, आपका कटोरा भर ही नहीं रहा है, आप जा ही नहीं रहे हो, बहुत पानी तेज है, ठीक है। समझ गए? दूसरा, अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कर दिया तो कितनी भी बारिश स्लो है, तुरंत के तुरंत कुछ बच्चे निकल जा रहे हैं, तुरंत के तुरंत कुछ के कटोरे तुरंत भर गए। तो इसको समझने के लिए हम पाउच थ्योरी कर लेते हैं। पाउच थ्योरी मतलब यह समझिए कि बारिश ऐसे ना होके पानी के पाउच गिर रहे हैं, यह समझ में आया? और पानी के पाउच में रूल यह है कि एक बार में आपके ऊपर एक ही पाउच गिर सकता है, एक बार में एक ही पाउच गिर सकता है, और बारिश नहीं हो रही है, पानी के पाउच गिर रहे हैं। अब अगर बारिश तेज हो गई मतलब ज्यादा पाउच गिर रहे हैं, एक सेकंड में ज्यादा पाउच गिर रहे हैं, बारिश स्लो है तो कम पाउच गिर रहे हैं। अब सोचिए कि अगर उस पाउच की कैपेसिटी आपके कटोरे से कम है और आपको एक बार में एक ही पाउच मिलना है, तो कुछ भी कर लो आपका कटोरा भरेगा नहीं, क्योंकि रूल क्या है, आपको एक बार में एक ही पाउच मिलेगा। आया समझ में? मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद, मतलब अगर पैकेट की साइज छोटी छोटी हुई तो आपका कटोरा कभी नहीं भरेगा। अब साइज अगर बड़ी हुई, इंटेंसिटी कितनी भी कम कर दूं, कुछ तो पैकेट गिरेंगे, और जिस पे भी गिरेगा उसका कटोरा तुरंत भर जाएगा, उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंटेंसिटी गिराने से कम गिरेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन जिस पे गिरेगा वो निकल तुरंत जाएगा। ये समझ में आया? अब जरा ये समझिए कि आप बाहर निकले तो देखिए, अगर आपके पाउच के अंदर पानी कटोरे से ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है। अब चूंकि एक बार में एक ही पाउच आपको मिलना है, तो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपके पास, वो नंबर ऑफ पाउच पे डिपेंड नहीं करेगी, आपको तो एक ही मिलेगा। तो आपको मिला एक, इतना आपका कटोरे में चला गया, बचा हुआ आपकी काइनेटिक एनर्जी है। यह समझ में आया? इसका मतलब अगर मुझे बच्चों को बाहर निकलने से रोकना है तो ये एक्स्ट्रा पानी में छीन लूं। मैं कहूं कि मैं बाहर खड़ा हो जाऊं कि इतना मुझे भी दो, जैसे ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4 का टैक्स इधर लग गया, बाहर मैं खड़ा हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए मुझे, तो ज्यादा से ज्यादा ही 2 मिल रहा था और 2 मैं छीन ले रहा हूं। तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो ज्यादा बच्चे बाहर निकलेंगे, लेकिन मैं सबसे एक साथ छीन लूंगा तो निकल कोई नहीं पाएगा। समझ गए? बिल्कुल 2 पैकेट एक साथ ले लेते तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन एक बार में एक ही पैकेट लेना है, ज्यादा पैकेट गिर भी रहे हो आपको तो एक ही अलाउड है, तो आप कितनी एनर्जी ले सकते हो वो इतनी है, तो मुझे स्टॉप करने के लिए मेहनत इतनी करनी पड़ेगी। समझ गए? और ये समझिए कि बच्चे यहां से बाहर निकल रहे हैं और बचा हुआ पानी लेके दौड़ रहे हैं, तो किसी का पानी नीचे गिर जा रहा है, किसी का नहीं गिर रहा है। इसीलिए जो जब बाहर निकलेंगे तो कुछ के पास शायद पानी पूरा होगा, ना के बराबर चांस है, पूरा मतलब इतना, किसी का जस्ट कटोरा खाली हो गया होगा, तो बाहर निकलने वाले बच्चों के पास काइनेटिक एनर्जी इससे इसके बीच में होगी, और जो सबसे ज्यादा है अगर मैं इसको ना निकलने दूं तो बाकी तो निकल ही नहीं पाएंगे। यही स्टॉपिंग पोटेंशियल है। समझ गए? क्लियर? तो ये अपनी पाउच थ्योरी थी।
अब हम असली समझते हैं कि असलियत में क्या हुआ, लेकिन उम्मीद है समझ में आया होगा कि वेव थ्योरी में जो वेव जैसा लग रहा था, ये बिल्कुल ही अचानक अलग आ गया कि एनर्जी अचानक से ट्रांसफर हो रही है पैकेट के फॉर्म में। और रियलिटी ये है अकेली एनर्जी नहीं, मोमेंटम भी पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ठीक है, मतलब ये क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत थी। क्वांटम फिजिक्स मतलब एवरीथिंग बियॉन्ड कॉमन सेंस। हर चीज जो कॉमन सेंस से अलग है वो क्वांटम है। क्वांटम में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कॉमन सेंस लगे। से ये कौन सा कॉमन सेंस लग रही है कि हम लाइट डाल रहे हैं और वो जा इंस्टॉलमेंट में रही है। हम कंटिन्यूअसली एनर्जी पैदा कर रहे थे, हमें तो ऐसे ही लग रहा था, कम से कम ट्रांसफर ऐसे हो रही है। वो बाद में पता चलेगा कि हम कंटिन्यूअसली पैदा भी नहीं कर रहे हैं, हम भी क्वांटम में ही पैदा करेंगे। हम भी जो एनर्जी पैदा कर रहे हैं वो भी पैकेट में है, जो ट्रांसफर हो रही है वो भी पैकेट में है, मूव कर रही है वो भी पैकेट में है। एक मिनट, अभी तक की थ्योरी क्या है कि लाइट वैसे वेव है, जब एक्सचेंज की बात आती है तो पार्टिकल है, चाहे वो एनर्जी एक्सचेंज हो चाहे मोमेंटम एक्सचेंज हो। तो अब इसको समझिए कि असली में हुआ क्या। देखिएगा, ये हमारा मेटल है, लाइट इस पे गिरी, HF इससे ज्यादा है, लाइट इस पे गिरी। अब देखिएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिन पे फोटोन गिरा और वो इसी तरफ भाग गए, वो तुरंत इजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उन पे फोटोन गिरा और वो अंदर भागे, या अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे सीधे गिरे। ध्यान दीजिए, फोटोन अंदर तक जा सकते हैं, बहुत खाली जगह है मेटल के अंदर, फोटोन के लिए तो खाली खाली जगह है। समझ गए, फोटोन तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं, और इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी सारी घूमने के लिए जगह थी, तो फोटोन के लिए भी है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि फोटोन सिर्फ सरफेस पे टकराएंगे, वो अंदर भी घुसेंगे। इवन कुछ फोटोन बिना टकराए भी निकल जाएंगे। तो कुछ फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराए, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आई, कुछ अंदर टकराए, उनके पास भी काइनेटिक एनर्जी आई। लेकिन बेचारे जो अंदर टकराए वो तुरंत तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो कुछ कॉलिजन होगा, कई कॉलिजन होंगे, फिर बाहर निकलेंगे। और जरूरी नहीं कई कॉलिजन होने के बाद फिर वो बाहर निकल पाए। एनर्जी तो ले ली उनने, लेकिन लॉस होता गया, और फिर जब यहां बाहर निकलने की बारी आई, अगर तब वर्क फंक्शन से बड़ा है तो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब हर फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं। हजारों फोटोन फेंको, शायद 2-4 ही इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। इसे हम क्वांटम एफिशिएंसी कहते हैं। क्वांटम एफिशिएंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर 100 फोटॉन्स। ये समझ में आया? हर 100 फोटोन में कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे क्वांटम एफिशिएंसी 0.5% है, तो हर 200 फोटोन पे ऑन एन एवरेज एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। हमने 200 फोटोन फेंके, सिर्फ एक ही बाहर निकला इलेक्ट्रॉन। और शायद ये समझ में आना चाहिए, क्वांटम एफिशिएंसी काफी छोटी होती है, क्योंकि बहुत कम चांस है पहले तो फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, बहुत सारी खाली जगह हो सकता है टकराए ना, टकराने के बाद सरफेस पे टकराए, सरफेस पे टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन उधर जंप मारे। अब अगर अंदर टकराया तो कई कॉलिजन होंगे, कॉलिजन के बाद निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। तो यह तय है कि हमने HF की एनर्जी भेजी, HF उसने तुरंत पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, और HF से घूम रहा है अंदर। अगर बिना किसी कॉलिजन के सरफेस पे पहुंच गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी HF-5। किसकी? जिसने एक भी कॉलिजन नहीं किया। लेकिन कुछ ने कॉलिजन कर दिए होंगे तो उनकी एनर्जी इससे कम होगी। कुछ ऐसे होंगे कि जिनके पास जस्ट एनर्जी निकलते समय वर्क फंक्शन होगी, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। इसका मतलब इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 से HF माइनस वर्क फंक्शन के बीच में होगी। और जरा ये देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का नंबर के साथ ग्राफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, इजेक्टेड, और ये ग्राफ और ये कुछ हद तक समझ में भी आना चाहिए क्या हो रहा है। देखिए, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए ना के बराबर चांस है।
कि आप कोलिजन ही एक भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ और पूरी की पूरी एनर्जी लेके बाहर निकल जाओ, इसके भी चांस ना के बराबर। और पूरी लॉस हो जाए, जस्ट 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी बचे, इसके भी चांस काफी कम है। मतलब ये भी एक्सट्रीमली लकी है, ये भी एक्सट्रीमली लकी है। सोचो, ये इसलिए लकी कि एक भी कोलिजन नहीं हुआ और बाहर निकल गया, ये और ज्यादा लकी कि कोलिजन हो, कई हो गए और जस्ट बाहर निकल गया। ये ज्यादा किस्मत वाला है कि इतनी एडवर्स कंडीशंस थी फिर भी जस्ट बाहर निकला। इसके भी चांस ना के बराबर, इसके भी चांस ना के बराबर। ऑब्वियसली बीच में किसी ना किसी की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। पक्का समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, सीधे आप ये सोचिए, कहीं भी ये लगभग काम करता है कि जैसे मान लीजिए ये सर्कल था, मैं ऐसे मान रहा हूं चौक, ऐसे 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 मारी और ऐसे ही मैंने 1000 चौक मारी, ना के बराबर चांस है कि 1000 के 1000 इसी में टकरा जाएंगे और ना के बराबर चांस है कि एक भी नहीं टकराएगा, एक आध तो तुक्का बैठेगा। तो बीच में कोई ऐसा होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, या समझ गए? बस ये वही है। यहां आप समझिए कि ये रेडियस के साथ ग्राफ बना रहा था, 0 रेडियस पे हिट करे, जैसे डार्ट मुझे मारनी थी, एग्जैक्टली सेंटर पे हिट कर जाए, ना के बराबर चांस है, एग्जैक्टली सेंटर पे, समझ गए? एग्जैक्टली सरफेस पे भी ना के बराबर है, बीच में कहीं प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, समझ गए? तो हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ही ग्राफ बनता है। कभी भी कोई भी चीज प्रोबेबिलिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होती है तो एक्सट्रीम केस भी 0 होता है, इस तरफ का एक्सट्रीम भी 0 होता है। याद करिए आरएमएस वेलोसिटी का ग्राफ, वो भी तो ऐसे ही था, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो भी तो कुछ ऐसे ही था ग्राफ, अंडर लैम्डा एमटी इक्वल टू कांस्टेंट। कुछ याद है? फिजिक्स में मैक्सिमम ग्राफ ऐसे ही दिखेंगे क्योंकि सभी इसी से मिलके बने। चलो, तो यहां समझ में आया कि ये ग्राफ ऐसे बना, तो काइनेटिक एनर्जी इससे इसके बीच में है। अब हम एक्सप्लेन यहां कर दिए कि बीच की काइनेटिक एनर्जी क्यों आई। बीच की काइनेटिक एनर्जी इसलिए आई क्योंकि सभी सरफेस के इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ अंदर वाले भी हैं, और वो जब बाहर निकल रहे हैं तो कॉलिजन में एनर्जी लॉस हो रही है, तो इससे इसके बीच के एनर्जी कुछ भी हो सकती है। अब हम सब चीजें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। पहला, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी आसानी से समझ में आएगा कि अगर सबसे तेज वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो सब रुक जाएंगे, और QV मतलब EV स्टॉपिंग। याद करिए, EV चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, यह दरअसल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम वोल्टेज की मदद से रोक रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस इतना होगा, ये लॉस ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, यही है। और अगर ये लॉस हमारा HF माइनस वर्क फंक्शन के बराबर हो गया तो ये जो सबसे तेज निकला है ये वोल्टेज भी है। समझने की कोशिश करिए, इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी EV घट जाएगी, ये रोक रहा है अगर तो अगर इसके पास जस्ट इतनी काइनेटिक एनर्जी है, मतलब वो ये वाला केस है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे तेज है वो यहां जाके जस्ट रुक जाएगा, और जस्ट रुक गया तो यहां से वापस आ जाएगा, एमीटर तक तो नहीं पहुंचा। और ये अगर यहां से, तो बाकी तो और पहले ही लौट आएंगे। ये फील आया? जो सबसे तेज है वो जस्ट टकराने वाला था लेकिन लौट गया, करंट नहीं बना। और अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से बड़ा कर दूं तो ये जो सबसे तेज है वो यहां तक ही जा पाएगा शायद, फिर यहां तक भी नहीं जा पाएगा, और भी नहीं जा पाएंगे। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज्यादा अगर मैं वोल्टेज दे देता हूं तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स निकल नहीं रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे हैं, क्योंकि ये निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो ये डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन वो रीअब्सॉर्ब हो जा रहे हैं। जैसे मैं टैक्स लेने बाहर खड़ा था, पाउच गिर रहे थे, आप तो वहां तक तो आओगी, वहां से मैंने नहीं जाने दिया, तो मैं वहां से पाउच थोड़ी ना बंद कर दूंगा कि पाउच नहीं गिरेंगे, आप वहां तक नहीं जाओगे। तो उम्मीद है समझ पा रहे होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल से बड़ा करने पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं, लेकिन ये चूंकि रोक रहा है और ये यहां जाने से पहले ही रोक दे रहा है। ऑब्वियसली अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम हुआ, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम हुआ तो सबसे तेज वाला तो पहुंच जाएगा, शायद कुछ और भी पहुंच जाएंगे,
लेकिन एक पर्टिकुलर होगा जो यहां से लौटेगा, उससे कम काइनेटिक एनर्जी वाले रुक जाएंगे, बेहतर है मैं कहूं रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो अब कोई हार्डली ही कोई सरप्राइज आपको होगा कि वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ, जब वोल्टेज जीरो था तब भी कुछ ना कुछ करंट है। ये वोल्टेज जीरो है, मतलब ये ना मदद कर रहा है, ये किसी की मदद नहीं कर रहा है जाने के लिए, ना किसी को रोक रहा है। तो आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल, और कोई रूल नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉन सीधे जाएंगे, आड़े टेढ़े निकलेंगे। ये समझ में आया? कुछ हो सकता है टकरा के वापस रीअब्सॉर्ब हो जाए, कुछ चले भी जाएंगे। तो जरूरी नहीं हर इलेक्ट्रॉन जो इससे निकले वो वहां पहुंच ही जाए। कई कॉलिजन आपस में भी करेंगे, इससे भी करेंगे, फिर लौट जाएंगे, लेकिन ये तय है कुछ तो पहुंचेंगे एमीटर तक, तो काइनेटिक एनर्जी तो आएगी। अब अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं कौन सा, जो इसको मदद कर रहा है, और जरा समझिए मदद करने वाला ऐसा है, ये नेगेटिव है, अगर मैं इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं तो नेगेटिव रिपेल करेगा इसको, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, फील आया? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करेगा। तो ये मैं बढ़ाऊंगा तो सबसे तेज वाले पहुंच पा रहे थे, शायद जो इधर उधर टकरा जा रहे थे और वो रीअब्सॉर्ब हो जा रहे थे वो भी पहुंचना चालू हो जाएंगे। अब मैं ये बढ़ाता जाऊं क्या होगा? बढ़ाता जाऊं एक समय ऐसा आएगा कि हर वो जो इलेक्ट्रॉन इससे निकला है वो यहां पहुंच गया। वंस अगेन आप नए इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते वहां से, ये समझ में आया? आप नए इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे वो तो वही डिसाइड करेगा, जितने निकल गए आप सबको भेज सकते हैं। तो वंस अगेन समझिए, मैं वहां टैक्स लेने के लिए खड़ा था, मैं टैक्स लेने के लिए नहीं खड़ा हूं, आपकी मदद करने के लिए हूं। लेकिन अगर आप आपस में ही टकरा गए और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं रहे हो, कटोरा तो भर लिया, उसमें एक्स्ट्रा भी पानी था, लेकिन आपस में टकरा के पूरा पानी गिरा दिया, तो फिर कोई चाहिए जो आपको पीछे से पुश कर दे। तो अगर कोई है जो आपको इधर धक्का दे रहा है और पीछे से धक्का देता जाए, लेकिन सिर्फ वही निकल पाएंगे जो अपने कटोरे का पानी एक बार भर चुके हैं, जो कट ऑफ क्रॉस कर चुके हैं। समझ गए? हाँ, तो देखिए उम्मीद है समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे, जब ये वोल्टेज जीरो था तो सबके सब नहीं पहुंच रहे थे, कुछ कॉलिजन फिर से कर रहे हैं, कुछ इसके साथ कुछ आपस में, और रीअब्सॉर्ब हो जा रहे हैं। हम वोल्टेज बढ़ाते गए, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते आप ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हो कि सबके सब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएं, एंड दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन फोटोकरेंट। नाम समझ में आया? और जब हमने वोल्टेज कम किया तो ये बिल्कुल तय था कम होना था, क्योंकि आप सब अपोज कर रहे हो। और ये वो केस है जब जो सबसे तेज था आपने उसको रोक दिया, और अगर सबसे तेज वाला रुक गया तो सब रुक जाएंगे। तो ये हमारा ग्राफ था। पहला टर्म क्वांटम एफिशिएंसी, दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तीसरा ग्राफ भी स्टॉपिंग का और फ्रीक्वेंसी, और समझ में आ रहा है ईवी स्टॉपिंग इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। तो वी स्टॉपिंग एच बाय ई, एफ माइनस फाइव बाय ई, स्ट्रेट लाइन बना, और यहां डॉटेड ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, ये थीटा कांस्टेंट है tan इनवर्स एच बाय ई। सैचुरेशन फोटो करंट मतलब जब जितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकले सबके सब एनोड पे पहुंच गए, कैथोड पे जितने पैदा हुए सबके सब एनोड पे पहुंच गए, कोई रीएब्सॉर्ब नहीं हुआ। अब बस एक ही चीज आपको समझनी है इसमें कैलकुलेशंस में, 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे मान लीजिए हमसे कहा है फोटो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉन। अब हमसे पूछा होता फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन, कि इसके पैकेट्स की एनर्जी क्या है। तो इसको हम लिखते
एच सी बाय लैम्डा, ऐसे ही लिखते। एच होता 6.6 इंटू -34, 3 इंटू 10 पे 8, लैम्डा 5000 इंटू 10 पे, ये आंसर आता जूल में। ये समझ में आए, ये आंसर जूल में आता, लेकिन मैं चाह रहा हूं आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए, तो मैं इसमें एक और लिख लेता हूं। अब ये पूरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये डिवाइड कर चुका हूं तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब ये नंबर देखिए, 16 से लगभग ये 4 के करीबन है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 बनेगा, 12, और ये 10 पे -10, ये सब ये 1000 के ऑर्डर का है, तो ये 12000 के करीबन आया, और असली में सॉल्व करने पे 12400 आया। ये पूरा अप्रॉक्स 12400 अपॉन 5000, और आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे क्या होगा कि आपको ये सब बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे आपस में कन्वर्जन फैक्टर याद रहेगा। जैसे क्वेश्चन होता कि वेवलेंथ जो गिर रही है प्लेट पे वो 3000 एंगस्ट्रॉन की है या 2000 एंगस्ट्रॉन की, वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब पूछा कि लाइट निकलेगी कि नहीं, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12400 बाय 2000, ये अगर एंगस्ट्रॉन में है तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आंसर आया 6.2, मतलब इसके जो पैकेट्स हैं वो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साइज के हैं, और इसका वर्क फंक्शन 5 है, मतलब वो कैपेबल है निकालने के लिए। निकाल भी लेंगे और काइनेटिक एनर्जी 0 से 1.2 के बीच में आएगी, और अच्छी बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.2। ये फील आया? क्योंकि आखिरकार इलेक्ट्रॉन को रोकना है, इस काइनेटिक एनर्जी को खत्म करना है, तो 1.2 वोल्ट उल्टा लगा दो। उल्टा भी काम आएगा, जैसे वर्क फंक्शन किसी का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी लैम्डा थ्रेशोल्ड पूछिए। लैम्डा थ्रेशोल्ड मतलब वो फोटोन जो जस्ट बाहर निकालेगा लाइट, तो कितनी आएगी? उल्टा ले लो, 12400। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आंसर एंगस्ट्रॉन में आएगा। ये समझ में आया? अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आंसर एंगस्ट्रॉन में आएगा, और 5 से डिवाइड करो, मतलब डबल कर लो, 24.8, ये आया 2480 एंगस्ट्रॉन। मतलब जो लैम्डा इससे बड़े या छोटे, छोटा, इससे छोटी वेवलेंथ इस पे निकाल देंगे, क्योंकि जो छोटा वेवलेंथ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी आई होगी। मतलब काफी फ्रीक्वेंट है ये एंगस्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, इसीलिए हमने ये फैक्टर याद कर लिया है कि 12400 को लैम्डा से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड करोगे तो आंसर एंगस्ट्रॉन में आएगा। तो अब देखिए क्वेश्चंस बिल्कुल आसान से। इफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉन, 4000 एंगस्ट्रॉन and fall on plate with 3100 ले लेता, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड which waves can emit photoelectrons, stopping potential। तो देखिए कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, छापने की जरूरत नहीं, सड़े क्वेश्चन है, बिल्कुल छापने की जरूरत नहीं इनको। वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, 3 लाइट फेंक रहे हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है? 12400 अपॉन 6200 कितना है? 2। ये कितना है? 12400 अपॉन 4000 कितना? 3.1, और ये 4 आया समझ में? तीनों वेवलेंथ को कन्वर्ट कर लिया, तो कौन कौन सी वेव इसमें से लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकती है? ये और ये, समझ गए? मतलब अगर तीनों लाइट एक साथ डाली होती
तो सिर्फ 2 ही लाइट काम की थी। इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट नहीं बढ़ता, इन दोनों की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगा। मतलब ये स्विच ऑन रहे या ऑफ रहे करंट तो उतना ही जाएगा। हां, इनके ऑन या ऑफ करने से करंट कम होगा या ज्यादा होगा। समझ में आया? क्योंकि दोनों कैपेबल हैं। अब बात ये उठी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन डिसाइड करेगा? ये जो ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 0.1 की काइनेटिक एनर्जी, इसने कहा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी, और अगर इसको रोक दो तो ये तो अपने आप रुक जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आया? 1 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वेव 1, ये 2, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2 वोल्ट, -2 वोल्ट, -5 वोल्ट। ग्राफ ये बना है करंट का वर्सेस क्या वोल्टेज। आया समझ? अब चलो इससे क्या पता चल रहा है, चूंकि ग्राफ मिला है मतलब दोनों ही वर्क फंक्शन से बड़े हैं, तभी तो ग्राफ मिला है। तो वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दोनों के फोटॉन्स की एनर्जी 3 से तो ज्यादा है। अब बताओ किसका फ्रीक्वेंसी, HF1 का या HF2 का, और इंटेंसिटी 1 या इंटेंसिटी 2? इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है? ये तो सीधे सीधे जिसका फोटो करंट ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, ये इंटेंसिटी थी। HF किसका ज्यादा है? जिसको रोकना ज्यादा मुश्किल था। और अगर हमसे पूछा भी जाता तो भी हम निकाल देते। जरा सोचिए HF1 की वैल्यू, HF1 कौन सा है? ये 3 + 5, ये आया कि नहीं? और HF2 की वैल्यू 3 + 2, यार है समझ में कि नहीं? क्योंकि वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। EV स्टॉपिंग = HF - वर्क फंक्शन। तो HF क्या है? EV स्टॉपिंग प्लस वर्क फंक्शन। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सीधे सोचिए कि 2 वोल्ट की, इसके लिए सोचें तो 2 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ी उल्टी तरफ, मतलब इनके जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन है उसके पास 2 की काइनेटिक एनर्जी होगी, और वर्क फंक्शन 3 का था, मतलब हमने 5 की एनर्जी दी होगी। 3 वो 2 ये, और इसमें 3 वो 5 ये, 8 की एनर्जी दी होगी। तो वेवलेंथ अगर निकालनी पड़ती इसका λ1, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो सीधे 8 से डिवाइड कर दो। λ2 12400/5। फाइंड इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। लैम्डा कट ऑफ, photo current. If intensity is doubled, frequency is doubled, work function is halved. इंटेंसिटी डबल करने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने गुना हो जाएगा? सेम। लैम्डा कट ऑफ, लैम्डा कट ऑफ किसकी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिटी की तो पक्का नहीं है। फोटो करेंट, ये समझ में आया? इंटेंसिटी दुगनी करोगे तो फोटो करेंट डबल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी हमने डबल की, स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल। क्यों मोर देन डबल? क्यों? क्योंकि HF-5 था पहले EV स्टॉपिंग, अब है 2HF-5, और ये 2HF-2 से फाई ज्यादा है। ये डबल होता ना, क्योंकि ये चीज तो डबल हो गई, ये डबल नहीं हुई, मतलब ये मोर देन डबल है। लैम्डा कट ऑफ,
लैम्डा कट ऑफ इसकी भी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो मटेरियल की है। अब लाइट बदलने से मटेरियल थोड़ी बदल जाएगा। फोटो करेंट ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी डबल करोगे तो फोटो करेंट डबल हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ऑलमोस्ट सेम होगा फोटो करेंट। ऑब्वियसली मैं मान रहा हूं इंटेंसिटी डबल है मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, बाकी चीजें कांस्टेंट है, मतलब इन सब में ओनली लगा है। चलो वर्क फंक्शन डबल करोगे तो वर्क फंक्शन डबल किया, हाफ किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, ये तो तय है, क्योंकि HF माइनस 5 था ईवी स्टॉपिंग, अब HF माइनस 5/2 बढ़ेगा, लेकिन इस बार डबल वबल कहना आसान नहीं है, तो ये कहना मुश्किल है कि वो डबल होगा, हाफ होगा, क्या होगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, ये तय है। लैम्डा कट ऑफ, इस बार तो लैम्डा कट ऑफ वाकई में सी की प्रॉपर्टी है। लैम्डा कट ऑफ वो वेवलेंथ, ये HC, फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी, क्योंकि ये आधा हो गया, मतलब लैम्डा डबल हो जाएगा। फोटो करेंट ये बताना बड़ा मुश्किल है, बढ़ जाएगा ये तय है, कितने गुना बढ़ेगा ये नहीं बता सकते। सिंपली समझिए, अगर वर्क फंक्शन कम हो गया है मतलब एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा है, तो पहुंचने के चांसेस अब ज्यादा बढ़ गए। नहीं आया समझ में? जैसे आप सोचिए, वर्क फंक्शन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने जो डाला वो 2.1 है, अब यहां सिर्फ 0.1 का एक्स्ट्रा है, तो बाहर निकलने के चांस काफी कम है, क्योंकि गैप बहुत कम है, हल्का सा कॉलिजन होगा वहीं रुक जाएगा। लेकिन सोचिए कि अगर वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता और ये 2.1 होता, अब शायद ये ज्यादा कॉलिजन झेल लेगा और फिर भी बाहर आ जाए। सोचो, इसके पास 2.1 थी, रोकने के लिए 2 चाहिए, हल्का सा कॉलिजन हुआ, खत्म हो गया। लेकिन अगर ये ज्यादा है और 1 चाहिए, तो शायद ये 2-4 कॉलिजन के बाद भी बाहर निकल जाए, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कितने ज्यादा बाहर निकलेंगे। चांसेस तो बढ़ जाएंगे बाहर निकलने की, करंट बढ़ेगा, लेकिन कितना वो नहीं बता पाएंगे हम। तो सिर्फ ये लिख दिया, जैसे कि यहां नहीं बता पा रहे थे, यहां नहीं बता पा रहे थे। तो अब आपको होमवर्क मिला है, इसमें एक बुकलेट है, कोई सी, कौन सी है, अब मिलेगी, मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर 1 मतलब DCT 1, हाँ, इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज। 1 मिनट, बहुत ही जरूरी है कि आप थ्योरी इसकी अच्छे से पढ़ें, थ्योरी ढंग से पढ़िए, उसके एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशन अच्छे से करिए। सिर्फ DCT 1, DCT 2 में इसके न्यूमेरिकल हैं, जो हम अगली क्लास के बाद करेंगे। पहले DCT 1 प्योरली ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल है, कोशिश करिएगा पूरी सही निकले, मतलब मैक्सिमम सही निकले, पूरे तो चांस नहीं है पूरे सही निकले, लेकिन इलस्ट्रेशन ढंग से पढ़ोगे, समझ में आ जाएंगे, तो DCT 1 आप पे बन जाएगी। और अगर थ्योरी में आपको कहीं डाउट है, तो बुकलेट में ही कहीं लिख रखा है कि NCERT यहां से यहां तक पढ़ना है, ठीक है, बुकलेट में ही कहीं लिखा है कि यहां से यहां तक की NCERT पढ़ लो। अगर ये बुकलेट समझ में आ जाए तो जरूरत नहीं है NCERT की, तो मजा आएगा DCT करने में, ठीक है। इसमें हम दिमाग लगाने की बजाय इसको याद करना पसंद करेंगे, ठीक है, बस ये याद कर लो कि एनर्जी डेंसिटी ये होती है, ठीक है, टॉपिक आएगा उसमें हम ये प्रूव भी कर लेंगे। फिलहाल हाँ, ये एनर्जी डेंसिटी तो हमने मान लिया, हमने कि डेंसिटी ये है, इंटेंसिटी ये कैसे है ये निकाल देते हैं। ये एरिया ये है, एनर्जी डेंसिटी अगर ये है, तो एनर्जी ट्रांसफर्ड इन टाइम t इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम ACT। जैसे मान लो ये लेंथ CT है, ये प्लेट है जो रिसीव कर रही है एनर्जी को, तो टाइम t में इतना बीम इससे टकरा जाएगी, ये समझ आए, बीम इस तरफ से स्पीड से आ रही है, टाइम t में CT मूव करेगी, ये पूरा का पूरा पार्ट इससे हिट कर जाएगा,
तो इसके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी वो पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाएगी, और इसे मैं लिखूं एनर्जी स्टोर्ड, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये आया। ये क्या आया? एनर्जी ट्रांसफर्ड इन टाइम टी, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। बोलो, एरिया भी नीचे चला गया, टी भी नीचे चला गया, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, यही हमारी इंटेंसिटी है। क्लियर? तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं पता, बस हमने एक चीज याद कर ली कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी है, और इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के फॉर्म में एक्चुअली, लेकिन टोटल सॉल्व करने पे जो एनर्जी आएगी वो इतनी आएगी, ये इसके अंदर स्टोर है। तो किसी भी वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, डेंसिटी आपको पता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है। और जरा देखिए, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसमें फ्रीक्वेंसी का तो टर्म ही नहीं है कहीं, और अगर फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं है तो पुरानी वेव थ्योरी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना ही नहीं है इंटेंसिटी का। मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मतलब आप एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हो। ठीक है, और ये काफी ऑब्वियस भी लगता है कि जैसे हमें साउंड की इंटेंसिटी बढ़ानी है तो मुझे एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, मैं जोर से चिल्लाऊंगा जोर से आवाज आएगी। तो अगर यहां इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं इसके हिसाब से। इसकी जगह ये वैल्यू बिल्कुल इसके बराबर है, आप ये भी लिख सकते थे, ये और ये आपस में बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड वी नॉट है। एनर्जी आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। मतलब जनरली क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है मतलब आप एक किसी की बात करो दूसरे की अपने आप हो जाएगी, तो हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। एक एग्जांपल देखिए, a light beam of intensity 20 milliwatt per meter square is falling on plate of threshold wavelength लेता हूं, threshold wavelength angstrom. Assume that 1% of all photons falling on plate can emit photoelectrons. Find पहला number of photons striking plate per second. Saturation photocurrent. V stopping. Amplitude of electric field for wave. Number of photons per meter cube. Contained in beam.
देखिएगा क्वेश्चन, एक लाइट बीम है जिसकी इंटेंसिटी दे रखी है, एक प्लेट पे गिर रही है 6200 एंगस्ट्रॉम। फ्रीक्वेंसी नहीं दी मैंने, हाँ तो फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देने के लिए एक और इंफॉर्मेशन, इन लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0 6 into 10 पे 15 times every second। ये और दे रखा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है और हमें पता है कि 6200 एंगस्ट्रॉन का फोटोन अगर गिरेगा तो ये कट ऑफ के बराबर है। तो वर्क फंक्शन कैसे निकलेगा, सीधे 12400 अपॉन 6200। कोई दिक्कत तो नहीं, कितना आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो वर्क फंक्शन हमें मिल गया। अब जरा देखते हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो लाइट निकालेगी कि नहीं निकालेगी। तो पहले लाइट का पता करते हैं कि लाइट की एनर्जी कितनी है, तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो एच एफ की वैल्यू, एच कितना है 6.6 इंटू 10 पे माइनस 34 इंटू फ्रीक्वेंसी। अब देखिए क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर 6 इंटू 10 पे 5 बार, सॉरी हर सेकेंड में इतनी बार जीरो हो रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखें तो ये कितनी बार जीरो हो रहा है ये बताया गया है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, हर टाइम पीरियड में 2 बार जीरो होता है। तो जितनी बार जीरो हुआ है असली फ्रीक्वेंसी उसकी आधी है। ये समझ आया, जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी बार रिपीट होगा, उससे दुगनी बार जीरो होगा। ये फील आया। अगर 1 सेकंड में ऐसे 10 डिब्बे बने हैं, 1 सेकंड में 10 डिब्बे मतलब 10 फ्रीक्वेंसी, मतलब 20 बार जीरो। तो यहां क्या लिखा है, इतनी बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी आधी है। तो ये 3 इंटू 10 पे 15। लेकिन ऐसा करने से आंसर हमारा जूल में आएगा, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1.6 इंटू, और जरा देखते हैं ये वैल्यू, बड़ा अच्छा बना ये तो 6.6 इंटू 3, और 6.6 इंटू 3 ये 20 ही हो गया, 20 अपॉन 1.6 12.5, ये 19.8 था। अब 19.8 काफी क्लोज है, इसको 20 मान लिया, इसको 1.6, 200/16 डिवाइड किया 12.5 आ गया। और अच्छी बात है ये इससे ज्यादा है, समझ गए। और चूंकि ये इससे ज्यादा है मतलब ये निकाल तो देगा इसमें से, लेकिन हमें इसका आंसर तुरंत मिल गया। 12.5 ये है, 2 वो है, तो 10.5 वोल्ट। जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इतनी काइनेटिक एनर्जी मिलती, इतने का टैक्स लग गया, तो बचा हुआ 10.5 अगर कोई कॉलिजन नहीं हुआ। और फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब कोई कॉलिजन नहीं हुआ और सीधे निकल गया। लो ये दो तो अपने काम हो गए, ठीक। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग प्लेट पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने फोटोन टकराए, प्लेट का एरिया दे रखा है ना, अरे यार क्या है, ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कोशिश करिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करने वाला है ये, इसके अलावा सब कॉमन सेंस है। और ये भी हमें पहले से याद है, एनर्जी डेंसिटी याद रखिए, उसे निकाल लीजिए जरूरत पड़े तो। नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड मतलब एनर्जी, हमेशा ऐसे सोचिए, फॉलिंग पर सेकेंड अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। ये फील आया, टोटल एनर्जी कितनी निकल रही है, और ये कितनी है आई इंटू एरिया। 1 फोटॉन कितना है HF, आई कितना है क्वेश्चन में 20 मिली वॉट, 10 पे -3। एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कट गए तो मैंने लिखे नहीं, अपॉन HF ये कितना था हमारा 12.5, 12.5। लेकिन बेहतर है इसको HF के ही फॉर्म में लिखें, 6.6 इंटू 10 पे -34 इंटू 3 इंटू 10 पे 15, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फिर ही लिखना पड़ता और हमारा ये मल्टीप्लीकेशन अच्छा आया था।
ये मल्टीप्लीकेशन अच्छा बना था हमारा, तो इसीलिए हमने ये मेहनत नहीं की। तो ये बना कितना, 2 इंटू 10 पे -1 बाय यहां 20 इंटू 10 पे -34 और 15 19, 2 से 2 कट गया और ये 2 इधर गए, 10 पे 17 फोटॉन्स ये पर सेकेंड। मतलब हर एक सेकेंड में इतने सारे फोटॉन्स गिर रहे हैं। लेकिन इसमें एक क्वांटम एफिशिएंसी नाम की चीज दे रखी है, कितनी, 1%। फोटो करंट तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें पता होगा आखिरकार इलेक्ट्रॉन कितने निकले। तो हमने इतने फोटॉन भेजे, हर फोटॉन इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता, वो तो हाइपोथेटिकल है निकाल रहा है। तो क्वेश्चन में दिया है 100 में से एक ही निकाल पा रहा है। तो सैचु और टर्म देखिए क्या लिखा है, सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब हर वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो एनोड पे पहुंचा है और वो एमीटर से क्रॉस होगा, क्योंकि रीडिंग करंट की तो वो आएगी जो एनोड से क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि कैथोड से निकले और रीअब्सॉर्ब हो गए तो वो करंट में थोड़ी आएगा। इसीलिए यहां सैचुरेशन लिखा है कि हर वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उससे वो एनोड से क्रॉस हुआ है। पक्का समझ में आया? तो ये कैलकुलेशन कैसे करते, 10 पे 17 इंटू, बोलते जाओ, 1/100 इंटू तो ई नहीं पता होता कितना होता है, समझ गया ना? क्योंकि ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज है। हर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? और ये 1.6 इंटू 10 पे -4 तो 0.16 मिली एम्पियर। और सही बात है, ये करंट बहुत बड़ा नहीं होता, ये करंट छोटा ही होता है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का आता है, ठीक है? तो 0.16 मिली एम्पियर ये फोटो करंट है, सैचुरेशन। इस सैचुरेशन मतलब हम एक एक्सीलरेटिंग वोल्टेज लगा चुके हैं और उसने, समझ गया ना इसका मतलब क्या है? हम इसकी बात कर रहे हैं ग्राफ में। ऑब्वियसली ये हम निकाल भी नहीं पाते कितना है, क्योंकि इसने इतने निकाल दिए। अब उसके कितना परसेंटेज एनोड पे पहुंचे, या तो वो भी क्वेश्चन में दिया होगा कि जितने निकले उसके 70% फोटोन पे पहुंचे, उस पे एनोड पे पहुंचे, तो 70% को और मल्टीप्लाई करते थे। तो वो ना देके मैंने ये कह दिया कि 100% जो निकले हैं वो वहां पहुंच गए। अब हमारा क्वेश्चन बचा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये निकालना बिल्कुल आसान, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इंटेंसिटी दे रखी है, एम्पलीट्यूड पूछा है, और हमारे पास फॉर्मूला है ये इज इक्वल टू इंटेंसिटी। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 पे -12 इंटू ई स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 पे 8 इज इक्वल टू 20 मिलीवॉट 10 पे -3 बाय 10 पे -4। इस बार ये सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तब तो कट गए थे दोनों, सेंटीमीटर स्क्वायर अब आएगा। हाँ, ये 4.8 4.4 के करीबन इंटू 3 इंटू 10 पे 4 ई स्क्वायर 2 मतलब 200, सही है? तो ई स्क्वायर की वैल्यू 200, 2 इंटू 10 पे 6 बाय 4.42 इंटू 3, ठीक है? ये से काटा 2.21 6.63 10 पे 6। और इसको करने के लिए देखिए, मैं 10 पे 6 में 100 बाय 6.63 इंटू 10 पे 4, और ये 16 लिखा है। तो कैलकुलेशन में घबराया ना करें, कभी ना कभी जुगाड़ बनती है, नहीं बनती कुछ और करते, लेकिन यहां अच्छी बन गई कि 6.6 लिखा है, और ये 6.6 लिखा, 3.3 लिखा, 12.5 लिखा, 37.5, अच्छे वैल्यूज हैं। जैसे 12.5 लिखा है, 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो अच्छा ही लिखा है। 3.3 लिखा है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 16.6 था, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 हो जाएगा। और 6.6 है, ये भी लगभग वैसे ही है, काफी क्लोज है, मैंने लगभग मान लिया। हमें कौन सा एग्जैक्ट निकालना था,
तो आंसर अपना आया ई स्क्वायर, ये आया, तो ई कितना आया 400 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। बेहतर अप्रोक्सीमेशन होता कि 6.63 को 20/3 मानते, ये बेहतर अप्रोक्सीमेशन होता, लेकिन वो होल स्क्वायर नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि होल स्क्वायर नहीं बनता फिर अप्रोक्सीमेट करते। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर क्यूब, ये लिखा है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर क्यूब अपॉन HF लिख सकते हैं। और एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर क्यूब क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर HF। ये अच्छा होता अगर मैं C से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये इंटेंसिटी अपॉन HFC। ठीक है, आपकी मर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, इसमें छाप दो, लेकिन ऑब्वियसली समझदारी ये थी कि ये वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं यहां, तो I/C यहां छाप दें, तो ये आया। और आंसर कितना बना? इंटेंसिटी कितनी है? 20 मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर HF। और H और F कितना आया था? 2 × 10 पे 10 पे -34। फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 3 × 10 पे 15। वेलोसिटी 3 × 10 पे 8। ठीक है, 15 और 8 23, 23 और 1 24, 34, 10 पे 10, 20 पर मीटर क्यूब। ये फील नहीं आ रहा देख के क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर क्यूब चाहिए, तो एनर्जी पर मीटर क्यूब लिखी, HF से डिवाइड कर दो। एनर्जी को HF से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे ना। HF एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन है, टोटल एनर्जी को इससे डिवाइड करोगे तो फोटॉन्स आ जाएंगे। तो 1 मीटर क्यूब में कितनी एनर्जी है वो निकाल लो, फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। क्वेश्चन करिए। Find key direction of propagation. Intensity. यहां से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 2 पाई f इक्वल टू 10 पाई इंटू 10 पे 15। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5 इंटू 10 पे 15। HF की वैल्यू 6.6 10 पे -34, 5 10 पे 15, 1.6 10 पे -19, 20 के करीबन।
कितना आया 20, 20.6। चलो 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई अपनी एनर्जी। निकालना क्या है? हाँ ये सब निकालने नहीं था। के क्या था? वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मिल गई है और लैम्डा एफ इक्वल टू सी। स्पीड हमारी सी है तो लैम्डा की वैल्यू सी बाय एफ। सी कितना है? 3 इंटू 10 पे 8। एफ कितना है? 5 इंटू 10 पे 15। 3 बाय 5 0.6 इंटू 10 पे -7। 6000 एंगस्ट्रॉन कि 600 एंगस्ट्रॉन? 600। तो वेवलेंथ आई 600 एंगस्ट्रॉन। के आएगा, के क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। तो के की वैल्यू 2 पाई और लैम्डा आई 0.6 इंटू 10 पे -7। ठीक है। के को प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं, ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है जेड का, और ये जेड में जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव के कैप। इंटेंसिटी तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इंटेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 10 पे -3 का होल स्क्वायर। काफी कम है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 पे 8। 10 पे -6, 10 पे -10, 2 से 2 8, 53 के आसपास। यही आया पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम रेडियस। वर्क फंक्शन दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए एच एफ माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो एच एफ कितना है? 20.6। ये कितना है? 5। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये रेडियस होती है एम वी बाय बी क्यू। आ गया याद? लेकिन इसको हम 2m काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे बाय बी क्यू। 2 आया समझ में? मास किसका है? इलेक्ट्रॉन। 9.1 इंटू 10 पे -31। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 15.6, लेकिन ऐसा यूनिट में 1.10 पे -19 अंडर रूट बाय बी। बी कितना है? 2। 1.6 इंटू 10 पे -19। ठीक है। इसको अंडर रूट में कर लें तो ये 15.6 बाय 2 इंटू 9.1 10 पे -31, 1.6 इंटू 10 पे -19 अंडर रूट। ये मैंने काट दिए लगभग। इसको और इसको काट दिया, 20 बचा है। अप्रॉक्स 9 बाय 20, 10 पे 12, माइनस। ठीक है। 0.6 ये इससे काट दिया, नीचे ले आया। ये 15.6 इससे काटा, एक 10 ऊपर आया, और जो कि 90 बाय 20 होना चाहिए था, 90 बाय 2, लगभग 45 का अंडर रूट इंटू 10 पे -12, 6.7 के आसपास माइक्रोमीटर। ये डी ब्रॉगली कौन सा है? डी ब्रॉगली से कैसे निकलेगा? डी ब्रॉगली तो कुछ और है ना, H/mv होता है ना। उसका मैग्नेटिक फील्ड की रेडियस से क्या लेना देना है? हाँ, डी ब्रॉगली से mv निकालो, फिर ये करो, वो जबरदस्ती का नहीं है कैलकुलेशन। इससे अच्छा हम इसी में फॉर्मूले में छाप दें, mv बाय बी क्यू, 2m काइनेटिक एनर्जी बी अंडर, ये सब छापा, ही आंसर आया। हाँ, जरा ये समझने की कोशिश करिए कि ये जबरदस्ती का क्वेश्चन नहीं बनाया गया है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, स्पीड थी, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, रेडियस में घूम रहे हैं। ये तरीका था जिस तरीके से पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन निकले उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्सिमम थी। दिखाता हूं कैसे। देखिएगा, प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो कैथोड पे गए थे, यही था हमारा फिगर। अब हमने क्या किया, मान लीजिए यहां से एक होल कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन को मौका दिया यहां से जाने का, और ये इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करने दिए हमने। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किए तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे अलग अलग रेडियस में घूमे, लेकिन एक रेडियस ऐसी थी जिससे बड़ा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं घूमा।
जिससे यह पता चला कि काइनेटिक एनर्जी की अपर लिमिट की लिमिट है, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी ले सकता है, वो फिक्स हो गया। और यहां देखा तो ये कुछ ऐसे ऐसे बने, और इसमें यहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिले बीच में, यहां काफी कम दिखे, यहां काफी कम दिखे, बीच में सबसे ज्यादा दिखे, जिससे ये ग्राफ जो मैंने शायद कल की क्लास में बनाया था नंबर और काइनेटिक एनर्जी का, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिले, यहां कम मिले, बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले। समझिए कि एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी और एक रेंज से दूसरी रेंज के बीच में थी। वो ऐसे पता चला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उनको एक मैग्नेटिक फील्ड में भेजा, जिस मैग्नेटिक फील्ड ने स्पीड के हिसाब से उनको बांट दिया। समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल सेपरेटर की तरह काम करता है, जो स्पीड के हिसाब से सेपरेट कर देता है। उम्मीद है समझ गए। फॉर सैचुरेशन फोटो करेंट, तो ये है करेंट I A H F ईटा 100 E। फील हो गया? अंग्रेजी लिखिए, I इंटू ए इंटेंसिटी इंटू एरिया एनर्जी पर सेकेंड, HF नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, और ये क्वांटम एफिशिएंसी है कि एक सेकेंड में कितने फोटोन गिरे, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकले, हर उस पर चार्ज मल्टीप्लाई कर दो तो एक सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस किया, मतलब कितना करंट है। कॉमन सेंस है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी हमारी मर्जी, हम कितनी इंटेंस लाइट भेज रहे हैं, एरिया HF ये। अब यहां हम कुछ मीनिंग समझते हैं। पहला, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? वैसे इंटेंसिटी का मतलब है कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब हम एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ा रहे हैं। कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड बढ़ गई, पर सेकेंड पर एरिया बढ़ गई, ठीक है। बस अंतर क्या है कि क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो एनर्जी आपकी बढ़ी है उसमें एक्चुअली नंबर ऑफ पैकेट बढ़ गए हैं, पैकेट की खुद की साइज उतनी ही है, मतलब साइज ऑफ पैकेट फिक्स है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, समझ गए, तो बड़े बड़े पैकेट बड़े बड़े नहीं है, पैकेट उतने ही है, ज्यादा पैकेट है। जैसे रेन की इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो ड्रॉप की साइज सेम है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर यूनिट एरिया बढ़ गए हैं। समझ गए? तो इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब ये है, इंटेंसिटी बढ़ाई हमने तो फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स, और ऑब्वियसली यही तो HF है, ये नंबर ऑफ पैकेट इंक्रीज हो गए, बट साइज ऑफ पैकेट मतलब एनर्जी HF ये सेम है। तो बिल्कुल लॉजिकल है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ना ही चाहिए था, इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा, क्योंकि उसी प्लेट पे पहले 1000 फोटॉन्स गिर रहे थे, अब हमने 2000 फोटॉन्स गिरा दिए, तो दुगने इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होगा, दुगने इलेक्ट्रॉन्स के पास चांसेस आएंगे बाहर निकलने के। हमने माना प्रोबेबिलिटी फिक्स है कि हर 100 में से एक ही निकलता है, लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स ही डबल कर दिए तो ऑब्वियसली ज्यादा करंट निकलेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, डबल इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब लेकिन दूसरा जरा देखिएगा, फ्रीक्वेंसी। यहां हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, क्वांटम एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड मटेरियल। और शायद एक बात समझ में आ रही है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्वांटम एफिशिएंसी बढ़ेगी। सोचो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्वांटम एफिशिएंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी जब हम बढ़ाते हैं, जैसे आप सोचिए कि एक बार HF था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन था 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक बार HF है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन है 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी हाई है? सेकंड में, क्योंकि क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा,
इलेक्ट्रॉन ने फोटोन एब्जॉर्ब किया, बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले कोलिजन हो गए। और ये हल्का सा ही कोलिजन अगर हो गया तो इतनी एनर्जी नहीं बचेगी इसके पास, और ये बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब हर एक छोटा सा कोलिजन भी इसको रोक देगा बाहर निकलने से। लेकिन ये शायद कई कोलिजन होने के बावजूद इसके पास एनर्जी इतनी बचे कि ये बाहर निकल जाए। उम्मीद है समझ गए होंगे। जैसे ये जरा देखिए 2.9001 और वर्क फंक्शन 2.9, इसके पास फोटॉन्स निकालने की, इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत है, लेकिन बहुत कम चांस है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इट डजंट मीन कि निकलेगा ही नहीं। समझ गया ना। जैसे ये समझिए कि प्रोबेबिलिटी किसी की कम होना मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा मैं 10 बार लगातार सिक्का उछालूंगा 10 बार हेड आएगा, बहुत कम चांस है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि कभी नहीं होगा ऐसा। मैं जिंदगी भर यही करता रहूं, कभी ना कभी तो ऐसा हो ही जाएगा। प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन ये हो तो सकता है। तो यहां क्या है, इसका मतलब कब हो सकता है, जब सैंपल स्पेस लार्ज हो। सैंपल स्पेस लार्ज हो तो कभी ना कभी चांस हर चीज के हैं। और यहां सैंपल स्पेस लार्ज है। जरा पिछले कैलकुलेशन में देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने गिर रहे थे, 10 पे 10-11 के ऑर्डर के फोटॉन्स गिर रहे थे। और इतने सारे फोटॉन्स गिर रहे थे, कोई ना कोई तो ऐसा कर ही देगा कि वो निकाल ही देगा। और अगर वो निकलेगा तो तुरंत ही निकलेगा, क्योंकि पैकेट तुरंत एब्जॉर्ब होगा। ये इंतजार नहीं करेगा एनर्जी इकट्ठा होने का, क्योंकि इंटेंसिटी कितनी भी कम क्यों ना हो, पैकेट की साइज तो फिक्स होगी। अगर पैकेट आएगा तो सीधे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो टाइम डिले की समस्या इस तरीके से खत्म हो गई थी पैकेट थ्योरी के हिसाब से। हाँ, अब जरा देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन और मैं क्या मान रहा हूं, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। ऑब्वियसली यहां मैंने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मानी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, इंटेंसिटी कम हो गई, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग गिर गए। सोचो, इंटेंसिटी उतनी है, आपने पैकेट की साइज बड़ी कर दी, पानी उतना ही गिर रहा है, पैकेट के साइज ज्यादा बड़े हैं, तो नंबर ऑफ पैकेट कम हो जाएंगे। पानी उतना ही गिरना है, आपने पैकेट की साइज बढ़ा दी तो कम पैकेट बनेंगे उतने में ही। और सही बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ये टर्म भी बढ़ रहा है। यहां देखें IA/HF, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, और ये अब एक्सपेरिमेंटली कंपेंसेट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल देयर इफेक्ट। मतलब वो असली में निकालना मुश्किल है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म बढ़ते हैं, और एक्सपेरिमेंट जब किए गए तो ज्यादा असर आया नहीं दोनों की वजह से। इसका मतलब यहां करंट ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम, तो बड़ी अच्छी बात है कि करंट सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इंटेंसिटी क्या है, पावर पर यूनिट एरिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंटेंसिटी ही रीडिफाइन कर दी जाए, अगर इंटेंसिटी रीडिफाइन कर दी कि इंटेंसिटी है नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, अगर इंटेंसिटी है नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, ये रीडिफाइन कर दिया, तो इंटेंसिटी सेम है, मतलब पैकेट उतने ही गिर रहे हैं, और हर पैकेट अब बड़ा बड़ा गिर रहा है, तो चांसेस निकलने के ज्यादा हैं, और नंबर ऑफ पैकेट उतने ही है, तो वाकई में फोटो करंट बढ़ेगा। मतलब क्या कह रहा हूं कि अगर पैकेट उतने ही होते तो ये कांस्टेंट होता, सिर्फ यही चीज बढ़ती। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, इंटेंसिटी मतलब यही है, वॉटेज वाली इंटेंसिटी है, पावर। और अगर पावर आप कांस्टेंट रख रहे हो, फोटोन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम गिरेंगे, और दोनों फैक्टर कंपेंसेट हो जाते हैं। यही तो लिखा, करंट इसके प्रोपोर्शनल है, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसका मतलब एफिशिएंसी भी कांस्टेंट है, और एफिशिएंसी कांस्टेंट है तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। क्यों, एरिया ऑफ प्लेट तो फिक्स है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एफिशिएंसी कांस्टेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन का दोनों से मिलकर बनता है। एक ही वेरिएबल है आई, और कोई वेरिएबल ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ी, यही एक्सप्रेशन है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है,
बस ये एक्सपेरिमेंटली पता चला कि दोनों फैक्टर कट जाते हैं। तीसरा रोल इसमें पोटेंशियल का, और पोटेंशियल, एक मिनट ये जरूर समझना, इसमें कैथोड ये है, एनोड ये है, यहां लाइट गिरी, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इफ पोटेंशियल ऑफ एनोड इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है, इट सपोर्ट्स करंट इलेक्ट्रॉन्स। यह है समझ में? मतलब अगर ये वोल्टेज जैसा बना है, ये वोल्टेज ज्यादा है, ये कम है, ऑब्वियसली अगर ऐसा है मतलब कैथोड ही नेगेटिव है हमारा, कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। बैटरी हम उल्टी लगा देंगे तो पलट जाएगा। तो अगर ऐसी बैटरी है तो ये सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट कर रहा है मतलब वोल्टेज बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, until it reaches saturation। ये समझ में आया? और ऑलरेडी सैचुरेटेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और शायद वजह समझ में आई होगी कि यहां से फोटॉन्स गिरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और हर इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकलता, कुछ आड़े टेढ़े निकलते हैं, कुछ सीधे निकलते हैं, तो कुछ कोलाइड करके रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ बाहर निकल जाते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं तो हम इनको मदद करते हैं। एक समय ऐसा होता है कि जितने इससे पैदा हुए सब यहां पहुंच गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हुए हैं उनको वहां भेज सकता है, खुद नए जनरेट नहीं कर सकता, ये खुद नए जनरेट नहीं कर सकता। तो जनरेट तो उतने ही होंगे जो ये और ये डिसाइड करेंगे। तो इसकी वजह से इफिशियंसी नहीं बढ़ रही है। इफिशियंसी कौन सी? यहां से निकलने वाली। लेकिन करंट बढ़ जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहां जितने निकले थे सबके सब नहीं पहुंचे, कुछ कोलिजन करके आपस में यहां कोलिजन करके निपट गए, और अगर ये आया तो इसने सबको सीधे ले लिया, क्योंकि कोलिजन करके जो लौट भी रहे होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनको भी सीधे कर दिया। ठीक है? और अगर पोटेंशियल ऑफ एनोड इज लेस देन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऑब्वियसली ये वो है जब कैथोड पॉजिटिव है, और कैथोड पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये अपोज कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब करंट, अगर मैं वोल्टेज अब बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा हूं उल्टी डायरेक्शन में, करंट गिर रहा है, एंड इवेंचुअली एंड बिकम्स जीरो व्हेन EV स्टॉपिंग इज इक्वल टू HF माइनस वर्क फंक्शन। और ये बहुत जरूरी है समझना कि जब वोल्टेज हमने उल्टा लगाया, जब ग्रेटर देन V स्टॉपिंग था और ये कैथोड पॉजिटिव था, ये केस, मतलब ऑब्वियसली इसमें करंट जीरो है, करंट रिकॉर्डेड इज जीरो, लेकिन इट डजंट मीन कि इलेक्ट्रॉन्स निकल नहीं रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड बट रीएब्सॉर्ब्ड। और जरा समझिए क्यों हो जा रहा है रीएब्सॉर्ब? सिंस कैथोड इज पॉजिटिव इनफ। तो डीसीटी का पहला क्वेश्चन जो था उसी तरह का है कि प्लेट पॉजिटिव हो गई है, उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे थे, पॉजिटिव होती जा रही थी, कभी ना कभी इतनी पॉजिटिव होगी कि उनका निकलना बंद कर देगी। यहां क्या कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बट रीएब्सॉर्ब्ड। इमिट हुए हैं, क्योंकि इमिट होना या ना होना वो ये डिसाइड नहीं कर सकता, बाहर तो निकलेंगे और उतनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे जो इसके एब्सेंस में निकल रहे थे, लेकिन अब ये वहां तक पहुंचने से पहले ही मर गए। मतलब दरअसल क्या हुआ कि जब भी स्टॉपिंग था तो जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन था वो फास्टेस्ट यहां तक पहुंचा है, वो फास्टेस्ट यहां तक पहुंचा और वापस आ गया है। और जब इसका दुगना होता तो सबसे तेज वाला मिड पॉइंट तक ही जा पाता। ये मिड पॉइंट समझ में आया? आखिरकार पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस है।
इस लेंथ पे v का ड्रॉप है तो इस पे आधा ड्रॉप होगा, तो अगर दुगना किया तो आधी लेंथ पे ही v स्टॉपिंग का ड्रॉप आ जाएगा। मतलब जो सबसे तेज है वो यहां जा पाएगा, बाकी और पहले रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। मतलब यहां से तो निकलेंगे क्योंकि ये यहां से निकलना नहीं रोक सकता, जैसे नए पैदा नहीं कर पा रहा था वैसे ये रोक भी नहीं पाएगा उनको, लेकिन ये यहां तक जाने से रोक दिया, मतलब यहां कोई करंट नहीं है, यहां नहीं है तो एमीटर कोई रीड नहीं करेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होते समय क्या होता है। तो हम ये भी समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कितना तो इसको समझने के लिए एक दो एग्जांपल देखिए न्यूमेरिकल की और अच्छे से फील आ जाए। और इस बार 3100 एंगस्ट्रॉम, वर्क 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। Assuming saturation, find range of kinetic energy of electrons at anode if V equal to 6 volt. V is equal to 3 volt. Find maximum distance photoelectrons can move inside tube. तीसरा, मैक्सिमम डी ब्रॉगली ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड। हाँ तो देखिए लाइट 3100 एंगस्ट्रॉन मतलब कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1.5 है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी 2.5, मैक्सिमम आएगी 2.5। अब देखिए एज्यूमिंग सैचुरेशन, मतलब अंडरस्टूड है ये वोल्टेज सपोर्ट कर रहा होगा तभी तो सैचुरेशन है, और कहा है वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट है, मतलब हमने ये मान लिया कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो बनता उसमें ये तो आता 2.5 वोल्ट, और जो 6 वोल्ट आता उस पर मैक्सिमम हाइट आ गई होगी रफली। ये फील आया? हमने माना कि 6 पे सैचुरेशन आ गया है, मतलब 6 वोल्ट इस लाइन के तो इधर है कि सैचुरेशन आ चुका है क्वेश्चन में जो माना है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं 6 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल तो करंट तो उतना ही रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ गए? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भले बढ़ जाएगी लेकिन 1 सेकंड में जितने निकल रहे हैं उतने ही निकलेंगे, क्योंकि वो तो ये डिसाइड करेगा। समझ गए? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही है, तेज जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट तो उतना ही है, क्योंकि करंट क्या है, चार्ज कलेक्टेड पर सेकेंड, वो तो उतना ही है। चलो फिलहाल तो पहले का आंसर क्या आ गया, यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी होती, यहां पे काइनेटिक एनर्जी होती 0 से 2.5, ये समझ आया। और अगर सैचुरेशन माना है इसका मतलब ये सब के सब वहां पहुंच गए, तो पहले का आंसर बोलो कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 8.5, ये समझ आया। अगर सबके सब यहां पहुंच गए तो जो 0 काइनेटिक एनर्जी वाला है वो भी वहां पहुंच गया, तो 0 वाला पहुंचा और इसने 6 वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में 6 वोल्ट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये रट मत लेना कि 6 वोल्ट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन के लिए है, ऑब्वियसली ये प्रोटॉन के लिए भी है, लेकिन अल्फा पार्टिकल के लिए 6 वोल्ट में 12 आएगा, ठीक है, QV। तो फिलहाल 6 वोल्ट का सपोर्ट किया है क्योंकि सैचुरेशन लिखा है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है और रेंज कितनी हो गई, 6 से 8। सेकंड में -3 लिखा, -3 मतलब अपोज कर रहा है, लेकिन हमें पता है ये तो 2.5 में ही रुक जाएगा, 2.5 में ही रुक जाएगा, मतलब हम यहां कहीं हैं, तो करंट तो पहले से 0 हो चुका है। इसका मतलब क्या आएगा,
अगर टोटल लेंथ L होती, ये वाला यहां जाता 3 वोल्ट का, लेकिन हमें कितना चाहिए 2.5 वोल्ट, तो कहां से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा 5L/6। ये फील आया? L जाने पे 3 वोल्ट का चेंज है, तो 2.5 वोल्ट का कितने पे है 5L/6 पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है पूरे में। उम्मीद है समझ में आया होगा। और ये सबसे तेज वाला है, और सबसे तेज यहां लौट गया तो बाकी तो और पहले लौट जाएंगे, तो 5L/6। और लास्ट, मिनिमम डी ब्रॉगली लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड। इसका मतलब किसकी बात चल रही है? लैंग्वेज देखिए, एनोड लिखा है, कैथोड पे होता तो 2.5 लेते, और डी ब्रॉगली लैम्डा क्या होता है H/mv, लेकिन mv नहीं पता हमें, ये तो पता है √2m काइनेटिक एनर्जी। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा उसका डी ब्रॉगली लैम्डा सबसे कम, और एनोड पे रेंज 6 से 8 थी, ऑब्वियसली फॉर फर्स्ट केस, क्योंकि इस केस के लिए तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि एनोड तक पहुंचे ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट केस के लिए पूछा होगा फॉर पार्ट 1। तो ये आएगा H/√2m काइनेटिक एनर्जी। H है 6.6 इंटू 10⁻34, √2 m है 9.1 इंटू 10⁻31। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 8.5, लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.6 10⁻19, 17/2, 300/17, 18 के करीबन। दरअसल क्या है, ये जो मोमाया है ये सब सॉल्व करने पर √150 आता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। देखें, E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, H सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो पूरी मोमाया को कंबाइन करो, ये बना √150 और ये बना था 8.5। ये इलेक्ट्रॉन का क्यों रटा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफी बार यूज होगा डी ब्रॉगली लैम्डा के लिए। ठीक है, वो अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा मैं, अगली क्लास में हम डुअल नेचर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट है डी ब्रॉगली लैम्डा का कि ये निकालें या फिर 150/v एक्सीलरेटिंग। 150 बाय इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पे सिर्फ वोल्टेज है, तो और यूनिट बहुत जरूरी कि ये एंगस्ट्रॉन में आंसर है। ये वोल्टेज में छापोगे तो ये एंगस्ट्रॉन में आएगा। ये काफी हद तक इसी तरह का है 12400/लैम्डा, ये अगर एंगस्ट्रॉन में छापोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये ध्यान रखना है कि ये काय में छापा क्या आया, ये किस में छापा वोल्टेज वोल्ट्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है वोल्ट, तो आंसर एंगस्ट्रॉन में आया। तो आंसर आया 150/8.5, 300/17, और ये लगभग मैंने ऐसे लिख दिया, ये 17 है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 17 इंटू 18 लगभग 300 होगा। यहां काइनेटिक एनर्जी 0 से 2.5 है, इसने 6 वोल्ट की सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, और सबकी काइनेटिक एनर्जी 6 वोल्ट बढ़ी, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ी, तो 0 की 6 हो गई, 2.5 की 8.5 हो गई, सबकी बढ़ी है, सभी तो गए हैं इधर से उधर, तो रोकता है ना अगले क्वेश्चन में, तो उतनी कम करता। अगर वो बैटरी 2.5 वोल्ट की हो गई, अगर वो 2.5 वोल्ट की हो गई तो सबको रोक देगा, लेकिन सबको यहां नहीं रोकेगा। 1 मिनट समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस तब आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में मौजूद है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा, एनर्जी इसकी गिरेगी, जितना डिस्टेंस जाएगा उतनी गिरेगी। अगर पूरा L चला गया तो EL का लॉस होगा, और EL कुछ और नहीं 6 वोल्ट है, तो पूरा मूव करता तो 6 वोल्ट का लॉस होता या गेन होता, अगर गेन हो रहा है तो बस ऐसा। यहां जब ये मूव करेगा तब काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, इसका रोल तो तब आएगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा, और अभी तो ये यहीं पे है ना, यहां से जब चलेंगे तब अंतर आएगा। एक और लास्ट एग्जांपल इसमें, सो दैट अगले एग्जांपल से न्यूमेरिकल से और अच्छे से फील आ जाएगा कि जो पिछले कोलिजन वाली बात क्या कर रहा था। लाइट बीम (3 × 10⁻15 हर्ट्ज
falls on plate of work function 5 electron volt if on each collision assume that on each collision that electron suffers inside plate after absorbing photon. Its kinetic energy loses by 20%. Find कट ऑफ वेवलेंथ, क्या लिखूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, de Broglie lambda of electron that comes out after 2 collisions. Minimum number of collisions या maximum number of collisions electron can suffer before coming out. इसमें यह समझ में आएगा कि किस तरीके से लाइट एब्जॉर्ब हो रही है या ये सब हो रहा है. देखें, पहले फोटोन गिरे, इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, समझ गए. लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जैसे ये मेटल था, यहां से लाइट गिर रही है तो जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया वो हमेशा से सरफेस इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है सरफेस पे टकरा जाए. फोटॉन्स हो सकता है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे टकराए हो, सरफेस पे भी टकरा सकते हैं, अंदर भी टकरा सकते हैं, किसी भी डेप्थ पे टकरा सकते हैं. अब जो ही ये टकराएंगे इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेगा. अब अगर किसी ने काइनेटिक एनर्जी सरफेस पे है और ऊपर की तरफ ही ले ली तो इसके पास HF की काइनेटिक एनर्जी आ गई और ये अब फर्दर कोई कोलिजन नहीं करेगा, सीधे सरफेस से बाहर होगा. लेकिन पूरी सरफेस इसको एक अट्रैक्शन देगी, उस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा. तो जो ही इसको तोड़ के निकलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी HF माइनस पाई होगी. मतलब इसने कोई कोलिजन नहीं किया, समझ गए. लेकिन अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां, इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई. अब ये ऐसे टकराते 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 यहां बाहर निकले तो कई कोलिजन हो गए. कुछ ने 1 कोलिजन, कुछ ने 2 कोलिजन, कुछ ने 10 कोलिजन, कुछ ने 20 अलग अलग कोलिजन किए होंगे. तो जिसने ज्यादा कोलिजन किए होंगे उसके निकलने के चांस कम हो जाएंगे. तो जरा हम देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन जिसने 2 कोलिजन किए हैं उसके साथ क्या हुआ. हां, स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन डिसाइड करेगा? जो सबसे तेज है, जिसने एक भी कोलिजन नहीं किया. और एक भी नहीं किया तो इसके करेस्पॉन्डिंग 6.20 इलेक्ट्रॉन, 12.5 के करीबन यही आएगा ना. 6.6 10 पे माइनस 34, 3 इंटू 10 पे 15, 1.9 इंटू 10 पे 6 इंटू 10 पे माइनस 19, लगभग 4 बार 12 से थोड़ा ज्यादा आएगा वैसे. 12.4 के करीबन. तो मैं इसको बदल देता हूं कि मैं चाहूंगा ये आसान बन जाए. ठीक है, इसको मैं ले लूं 2.4. अब देखिए, लेकिन मेहनत तो इस पे नहीं है, मेहनत तो उसी पे है, परसेंटेज तो उसी पे कैलकुलेट होने. यह है समझ में? क्योंकि अब ठीक है, अब जो लिखा है तो 12.4 तो ये बदलने का कोई मतलब नहीं है. 12.4 में 20% का लॉस, मतलब कितनी बची? 80% बची. तो 12.4 का 80%, इतनी बची एनर्जी. फिर हुआ 80% का लॉस, तो 12.4 का 80 इतनी बची. अब जो 2 कोलिजन करके बाहर निकला उसके पास एनर्जी इतनी है, लेकिन जब बाहर निकलेगा फिर इसको टैक्स देना पड़ेगा. अभी तो ये आपस में कोलाइड किया है, सरफेस के अंदर घूम रहा है. सरफेस से जब बाहर निकलेगा तो सरफेस को
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन फिर देना पड़ेगा। तो इसमें से 5 की एनर्जी लॉस होगी, तो डी ब्रॉगली लैम्डा निकालना है, तो इसकी एनर्जी बचेगी 12.4 इंटू 0.8 का स्क्वायर माइनस 5, 12.4 इंटू 0.64 माइनस 5, 7.5 माइनस 5 अप्रॉक्स 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है क्या? किसको 12.5 ले लें? कौन सा आ रहा है? इसको 12.5 ले लें, 12.5, ये कितना है 0.64, तो 12.5 को कितना लिखा 100/8, तो ये 10 8 के करीब आ रहा है, 8 के करीब आ रहा है। हाँ 8 ज्यादा क्लोज है। हाँ 3, चलो 3 मान लो, घर की बात। हाँ तो डी ब्रॉगली लैम्डा पूछा है तो 150/3 और पहले का आंसर था 7.4 वोल्ट कि जो 2 कॉलिजन के बाद निकला, फोटोन एब्जॉर्ब किया, कॉलिजन हुए, बाहर निकला, तो पहले 2 बार 80% होगा, फिर इसमें से वर्क फंक्शन का लॉस होगा। वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस किया, बचा हुआ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या था कि कितने कॉलिजन कर सकता है बिफोर कमिंग आउट, तो क्या बनेगी इक्वेशन लास्ट में 12.4 इंटू 0.8 पे n, और ये अब भी बड़ा होना चाहिए वर्क फंक्शन से। अब कैलकुलेशन तो हत्यारे, तो 0.8 पे n ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो n log ऑफ 5/12.4 बाय log ऑफ 0.8। हाँ इसी को उल्टा लिख लो, log ऑफ 12.4/5 log ऑफ 1.25, ये बना log ऑफ 12.4 का 5 2.8। बड़े बुरे हैं कैलकुलेशन। हाँ कहां मैंने log कहां लिया? मैंने ये पहले डिवाइड किया 5 के बाद, log लिया होगा, इनइक्वालिटी बदली होगी, नेगेटिव आए होंगे, कट गई होगी, ओवरऑल सब कुछ सही है। और इतना दिमाग क्यों लगाना, हमें तो पता है रेशियो है, उससे बड़ा कुछ आएगा आंसर, क्यों दिमाग लगाओ इतना? ऑब्वियस चीजें हैं और मैथ्स तो गलत होनी नहीं है कभी, तो सब कुछ सही होगा। ठीक है आप समझिए, इनइक्वालिटी बदल जाती तो गलत हो जाता ना। ये हमारा 1 से बड़ी चीज लिखी है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ये 1 से बड़ी चीज लिखी है, और सही बात है n कुछ ही किससे बड़ा होना चाहिए। अब यहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि log का बेस क्या है, बेस चेंजिंग थ्योरम के हिसाब से ऊपर जो है वही नीचे मान लो, तो बेस 10 मान लो, बशर्ते हमें वैल्यूज पता हो। तो थोड़ा सा क्लोज 2.5 ले लो इसको, 2.5 तो काफी क्लोज है, और नीचे log 1.25, 1.25 10/8 है, 2.5 5/2 है, और log 5 0.699 है, log 2 0.3010, log 10 1, log 8 थ्राइस ऑफ 0.3010, तो ऊपर बचा 0.39, 69 में से ये नीचे बचा 0.1, 3.9, हमारा 3.9 से देखो, अब हम दिमाग नहीं लगा रहे, बड़ा छोटा नंबर ढूंढ लिया, अब हम ये सब सोच ही नहीं रहे। ये देखो मेरा अप्रोच यही होता है, हम ये ग्रेटर देन लेस देन अब लास्ट में सोचेंगे कि कुछ करने पे 3.9 टाइप का आया, तो n और 3.9 के बीच में हमें सिंबल ढूंढना था। अब अंग्रेजी क्या है, कोलिजन इलेक्ट्रॉन कैन सफर, इसका मतलब 3.9 पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, 3.9 से ज्यादा कोलिजन हो गए तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, 3.9 से कम पे बाहर निकल जाएगा। एग्जैक्टली 3.9 कोलिजन पे जस्ट 0 वाली कंडीशन है, 3.9 तो आना नहीं है, तो या तो 4 आएगा या 3 आएगा, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, n इक्वल टू 4 पे इट विल बी अनेबल टू कम आउट, n इक्वल टू 3 पे बाहर निकल जाएगा। वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी गड़बड़ ये 4 के आगे ले जा सकता है, इसीलिए
कैलकुलेशन एग्जैक्ट करने पड़ेंगे हमें। तो ओवरऑल मतलब बस इतना समझिए कि हमें इक्वेशन ये सॉल्व करनी थी, तो सॉल्व करने पे फाइनली n लेस देन और इक्वल टू समथिंग आएगा, और कितना आया था हमारा 3.9 के करीबन, तो आंसर आया n इक्वल टू 3। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कहीं भी अप्रोक्सीमेशन ऐसा था कि 10% से बड़ा एरर हो गया हो, तो एरर होगा तो मतलब 2.5% से बड़ा एरर। अब होमवर्क समझ लो, अप टू पेज 12 all illustration and exercise plus DCT 2 question 6 to 17 question 35 to 39 plus magnetic effect of current OL2 रह गए थे।